मेरा नाम निर्मल कुमार है। मैं इस साल 2022 के सिविल सेवा परीक्षा में 82वें रैंक पे उत्तीर्ण हुआ हूँ और ये मेरा 5वां प्रयास था जिसमें मुझे ये सफलता अर्जित हुई है। मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि जो जर्नी मैंने 5 साल पहले शुरू की थी, एक तरह से बोल सकते हैं कि उसका अंत हुआ है, लेकिन ये नई जर्नी की शुरुआत होगी जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और काफ़ी खुशी भी हूँ क्योंकि मुझे जो हार्डवर्क की थी उसकी सफलता मुझे मिल गई है। मेरी फैमिली में माता पिता ने काफ़ी सपोर्ट किया। इसके अलावा ख़ास करके शादी के बाद मेरी वाइफ ने काफ़ी सपोर्ट किया इस एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं हेल्थ कंडीशन थोड़ी डिटोरिएट हो गई थी 3rd-4th अटेम्प्ट के बाद, तो उसको लेके मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और इसकी वजह से मैं ये एग्ज़ाम को क्लियर कर पाया हूँ। देखिए, एक्सपेक्टेशन नहीं बोलिए, डिज़ायर तो ऐसी रहती है कि टॉप 20 में रैंक आए या ऐसा कुछ आए, लेकिन ये था कि लिस्ट में नाम आएगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कहीं 100 से 200 के बीच में रैंक ना आ जाए, बट डबल डिजिट रैंक तो देख के बड़ा अच्छा लगा। एक्चुअली इसमें ये था कि ये रिज़ल्ट कल आया था। मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो मैं अपने ऑफिस में था और 1:30 बजे का टाइम था, तो मैं थोड़ा ऐसे ही बैठा हुआ था, तो अचानक से मेरी वाइफ का कॉल आया। उसने बोला कि हैव यू सीन द रिज़ल्ट? तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे पास तो इंटरनेट एक्सेस नहीं है, क्योंकि कल मेरे ऑफिस में इंटरनेट ब्रेकडाउन था। तो फिर वाइफ ने बोला कि यू आर इन द लिस्ट। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया, मैं थोड़ा कांपने लगा। तो मैंने उसको पूछा कि मेरा रैंक क्या है, तो रैंक बोली कि रैंक कैसे देखते हैं। मैं बोला उसके बगल में सीरियल नंबर होगा, उसको देख। तो उसने जब 82 बोला तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। मेरे सर थे कि उनको मैंने हक कर लिया बहुत ज़ोर से और फिर मैं घर आ गया। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि 10th तक मैं एक एवरेज स्टूडेंट, मैं अभी भी एवरेज स्टूडेंट ही मानता हूँ अपने आप को, कोई ब्रिलियंट तो नहीं मानता। मैं 9th में एक सब्जेक्ट में फेल भी हुआ हूँ। तो 10th बोर्ड मेरा नॉर्मल था, फिर 12th भी अच्छे से किया। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैकेनिकल से की छत्तीसगढ़ से, और उसके बाद जब मैं इधर परमाणु ऊर्जा विभाग ज्वाइन किया हूँ तो यहाँ पे मैंने मास्टर्स की डिग्री ली और उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की थी 2017 में। यूपीएससी सीएससी में चूँकि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो इसमें मेन चैलेंज जो मुझे फेस हो रहा था वो ये था इनिशियल डेज में कि मैं टाइम कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि मेरे जो वर्क का डिमांड था वो भी 8.5 आवर्स का था और मेरा जो वर्क था वो भी काफ़ी चैलेंजिंग था। तो उसको लेके और फिर कैसे इस तैयारी को, क्योंकि जो सिलेबस है यूपीएससी का वो काफ़ी वास्ट है, खास करके मेंस की अगर बात करें, तो उसको लेके मैनेज करना, फिर सारे नोट्स खुद से बनाना, फिर नोट्स को बार बार रिवाइज करना, ये एक चैलेंज था। इसमें मेरी जो की स्ट्रैटेजी मैं कहना चाहूँगा, एक तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थी। मैं प्रीलिम्स के लिए पूरे साल भर करंट अफेयर रोज़ लगभग 4 घंटे, में करंट अफेयर नहीं, ओवरऑल मैं 4 से 5 घंटे रोज़ देता था। वीकेंड पे मैं 12 to 15 आवर्स कवर करता था। और मेंस के टाइम में मेरा जब मैं खास करके छुट्टी ले लेता था ऑफिस से, तो मेरा जो टारगेट होता था वो 100 आवर्स का होता था पर वीक का, और उसमें मैं काफ़ी सारे टेस्ट लगाता था। प्रीलिम्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मैंने कम से कम 10,000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे वेरियस सोर्सेज से पिछले 5 साल के दौरान। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी। चूँकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ और एक अभी मैं साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, तो साइंस मेरे लिए उतना चैलेंजिंग था नहीं। जैसे सीसैट के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे या जो GS3 में साइंस के क्वेश्चन आते थे या प्रीलिम्स में जो भी साइंस के क्वेश्चन, मैं उसको टैकल कर पाता था। आर्ट्स में ऐसा था कि बचपन में मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इस सब्जेक्ट से उतना लगाव नहीं था। यूँ कहे तो मैं उतना उसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था, तो इसलिए मुझे उतना आइडिया नहीं था। तो इसलिए इनिशियल डेज में थोड़ा उसके साथ समन्वय बनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में उसमें भी इंटरेस्ट डेवलप कर पाया और काफ़ी बार रिवीजन कर पाया मैं सारे सब्जेक्ट्स को।
देखिए इसमें ऐसे नहीं देखना चाहिए कि कितने घंटे हम पढ़ रहे हैं, हम जो टास्क लेके चल रहे हैं हम उसको कितना कंप्लीट कर पा रहे हैं, कितने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं। और प्रीलिम्स के लिए थोड़ा अलग स्ट्रेटजी होती है, मेंस के लिए अलग होती है। मेंस में ज़्यादा आवर्स आपको बैठने होंगे क्योंकि आपको बहुत सारे आंसर्स लिखने होते हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मेरा ऐसा था कि अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मेरा 50 आवर्स वीक का टारगेट होता था, और जब मैं छुट्टी ले लेता था लास्ट के 30-40 डेज तो वहाँ पे मेरा टारगेट 90 to 100 आवर्स पर वीक का हो जाता था। और प्रीलिम्स के लिए था कि मैं कंसिस्टेंट था, मतलब पूरे साल भर में करंट अफेयर पढ़ता था रोज़। लगभग अनअकैडमी के ही बात करूँ तो मैं जो इस पे आता है ना, वो चैलेंजेस जाते हैं बहुत सारे, हर घंटे कुछ ना कुछ टेस्ट इनके आते रहते, तो मैं उसको देते रहता था। तो उससे आप देखें तो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर किया था प्रीलिम्स से पहले भी। देखिए मेरा ऑप्शनल फर्स्ट अटेम्प्ट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से दिया था, लेकिन उसके बाद मुझे समझ में आ गया था कि ये कठिन होगा। फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल ले लिया। इस तैयारी के दौरान जो सबसे कठिन सब्जेक्ट मुझे लग रहा था वो एथिक्स था। मेरा एथिक्स में कंसिस्टेंटली 80, 82, 84 ऐसे मार्क्स आ रहे थे, बट इस अटेम्प्ट में मुझे 117 नंबर मिले हैं। तो मैं अपनी कमजोर कड़ी को पकड़ लिया था कि एथिक्स मेरा वीक है, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा आंसर प्रैक्टिस करने लगा और फिर मैंने उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया। नहीं, ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था और मैं एक्चुअली 2013 से ही वर्किंग हूँ, तो मैं 2018 में मेरा पहला अटेम्प्ट दिया था। ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था, तो मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मैं काम के साथ ही तैयारी किया हूँ। इसमें मैं एक टीवी सीरीज देखता था, उसमें एक लाइन होती थी, कर प्रयास भाग मत कर प्रयास। मतलब यू हैव टू डू हार्ड वर्क कंसिस्टेंटली, मतलब बीच में छोड़ के नहीं जाना है। अगर शुरू कर दी हो तो इसको खत्म करो। ऑल एस्पिरेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि तैयारी को काफ़ी सिंपल रखिए। एनसीईआरटी को फोकस कीजिए, उसको भूलिए मत। बहुत सारे सोर्सेज को मत रेफर करने की कोशिश कीजिए कि ये कोचिंग का कर लिए, उस कोचिंग का कर लिए। नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है। सिंपल अपना एक फाउंडेशन तैयार कीजिए, 70% तैयारी आपकी वहीं से होगी। उसके बाद प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप लगाएंगे, अच्छे कोचिंग क्वेश्चन आराम से इजीली अवेलेबल हैं, आप क्वेश्चंस लगाइए, आपको प्रीलिम्स निकालने में मदद करेगी। सीसैट को इग्नोर मत कीजिए। मेंस की जहाँ तक बात आती है तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो तभी कीजिए जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं कि अभी तैयारी शुरू की और आंसर राइटिंग शुरू कर दी, ऐसा नहीं होता। आप उससे स्ट्रक्चर में ढाल ही नहीं पाएंगे अपने आंसर्स को। तो इसलिए मेंस के लिए आपको एक बार प्रिपरेशन हो जाए, फाउंडेशन तैयार हो जाए, फिर आंसर लिखिए और फिर उसमें इम्प्रूव कीजिए। इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? जैसे हर साल के टॉपर्स आते हैं, उनके आपको आंसर शीट्स मिल जाएंगे, अनअकैडमी पे मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। आप उनके आंसर शीट्स को रेफर कीजिए, वो कैसे लिख रहे हैं, वो कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं आंसर्स को, आप उनको देखिए, उससे थोड़ा अडेप्ट करने की एक सेल्फ लर्निंग प्रोसेस जो है ना, वो करने की ज़रूरत है।